बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी, आपकी खिदमत में हाजिर। स्पेशल रिपोर्ट में आज एक अहम खबर जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर में पीडीपी की जानब से आज जो पहले से ही तयशुदा मीटिंग थी और पार्टी हेडक्वार्टर पर यह मुनक़द हुई, और इस मीटिंग में लगभग एक साल से ज़ायद मुद्दत के बाद पहली बार पीडीपी के बेशतर जो सीनियर लीडरान हैं और उसके साथ साथ जो सेकेंड लाइन लीडरान हैं वो एक साथ मंच पर नजर आए। यानी गुलाम नबी लोन हांजुरा, उसके साथ साथ अब्दुर्रहमान वीरी, नईम अख्तर इंद्राबी, फारूक इंद्राबी के साथ साथ मुतअद्दिद साबिका एमएलएज और साबिका मिनिस्टरान भी आज इस मीटिंग में शामिल रहे। एजेंडा क्या था? 5 अगस्त के फैसले के बाद, 370 हटाए जाने के बाद, 35 हटाए जाने के बाद पहली बार इस तरह की बड़ी मीटिंग पीडीपी के मुख्यालय पर हुई है। सनम एजाज वहां पर नजर रखे हुए थे। सारी स्पीच सनम एजाज ने सुनी। खुर्शीद आलम ने माना जा रहा है कि यहाँ सख्त जो है यहाँ पर तकरीर की, और उसके साथ साथ बेशतर लीडरान ने यहाँ पर तकरीर की है। लेकिन सनम, आपसे जानना चाहेंगे, एक साल की मुद्दत के बाद ये मीटिंग यहाँ पर हुई है और पीडीपी का क्या मंशूर सामने नजर आया, क्या एजेंडा इस मीटिंग का नजर आया? बेशतर लीडरान ने यहाँ पर तकारीर की है। इस मीटिंग का लुबी लुबाब क्या था और क्या आउटकम यहाँ से निकला है? देखिए हिलाल, सबसे पहले हम यूं करें तो पीडीपी का आज वो बिखरा पड़ा वजूद समेटने की कोशिश की जा रही थी, और वो बिखरा पड़ा जो वजूद है पीडीपी का वो साफ तौर पे दूर दूर से नजर आ रहा था, क्योंकि आज नॉर्थ कश्मीर से कोई भी लीडर इस मीटिंग में नहीं था। माजी के हालात में हम देखें तो कभी यहाँ दिलावर मीर हुआ करते थे, अब्दुल्ला खान हुआ करते थे, कयूम वानी हुआ करते थे, मुजफ्फर हुसैन बेग हुआ करते थे, जावेद बेग हुआ करते थे, राजा मंजूर, बड़े बड़े लीडर नॉर्थ कश्मीर के वो हुआ करते थे। लेकिन आज नॉर्थ कश्मीर से कोई भी लीडर हमें बगैर बीरू के, खान के अलावा कोई और नजर नहीं आया। तो बिखरा पड़ा वजूद जब से कहते हैं पीडीपी का, वो दूर से नजर आ रहा था। और लगभग 30 से 35 के करीब जो आज पीडीपी के लीडर कहें, कारकुन कहें, क्योंकि आज कारकुन और लीडर एक ही लेवल पे थे, और कल तक जो होकार भरने वाले पीडीपी के लोग हुआ करते थे वो आज पीछे चले गए थे। चाहे वो नईम अख्तर हो, वहीद पर्रा हो या दूसरे, वो आज बैक बेंचर्स में थे। फ्रंट लाइन पे आज वो चेहरे थे जो, हाँ वो अलग बात है कि नईम अख्तर भी आए, उन्होंने भी तकरीर की यहाँ पे, या दूसरे जो लीडर हैं जो इसमें है। लेकिन तकरीर में अगर देखा जाए, जो तकारीर का सिलसिला देर गए तक जारी रहा, उनमें अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं लुबे लबाब आज की पार्टी का या आज की तकरीर का वो खुर्शीद आलम का था, जिन्होंने साफ और शफाफ लफ्जों में पीडीपी के लीडरान को ये बता दिया कि सब कहते हो महबा मुफ्ती बंद है, महबा मुफ्ती बंद है, और उसी पर सारा अपने महवर बना रखा है। तो उन्होंने उनको ये मशवरा दिया कि पार्टी वो जो कुछ उसने इस्लामिक कंसेप्ट, इस्लामिक थॉट्स का हवाला देते हुए ये भी बता दिया कि लीडर जब बंद हो तो सेकंड लाइन पे लीडर जो होती है वो काम करती है, और आपको भी काम करनी चाहिए। लुबे लुबाब आपकी आज की इस मीटिंग का कहें तो सिर्फ वही पुराना जो राग अलापा जा रहा है यहाँ की सियासी जमातें, जो हम आगे बढ़ेंगे, आगे लोगों को मुत्तहिद करना है। लेकिन असल मुद्दा मकसद जो है, जिसपे ये यूजुअली मीडिया में कहते हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, या दूसरी जो सनम बिल्कुल कता कलाम के लिए माफ चाहूंगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब हमने इंटरव्यू देखा नईम अख्तर इंद्राबी का, जिसमें उन्होंने कहा कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस या रीजनल पार्टीज के दरमियान अगर ना यूनिटी हो जाए तो फिर कोई सियासत यहाँ पर नहीं है। यानी आइंदा का जो सियासी लाएअमल होना चाहिए वो जो रीजनल पार्टीज के अंदर यूनिटी और इत्तेहाद होना चाहिए। क्या आज भी इस तरह का कोई तासुर उनकी स्पीच से या किसी और लीडर की स्पीच से वहाँ पीडीपी मीटिंग में नजर आई, और क्या उस लिहाज से 370 की बहाली के लिए परस्यू करने के हवाले से कोई नुक्ता या कोई इशारा वहां से नजर आया? देखिए हिलाल, हम यूं कह सकते हैं कि माजी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का 370 होता था, फिर ऑटोनॉमी का लॉलीपॉप होता था, और फिर पीडीपी ने भी सेल्फ रूल का एक लॉलीपॉप दिखाया था, और फिर जब हालात 5 अगस्त को बनने लगे तो फिर उन्हें गुपकार डिक्लेरेशन का एक नया लॉलीपॉप लोगों को दिखा दिया। लेकिन वो सिर्फ लॉलीपॉप है, उन पर ये सिर्फ लोगों को दिखाने की बात है, उन पर प्रैक्टिकली कोई बात नहीं की जाती है। ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमें देखा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 MP जो हैं वो पार्लियामेंट में हैं, लेकिन उन्होंने एक बात उस हवाले से नहीं की है। और यहाँ पर भी पीडीपी की 3 मीटिंग्स हुई, बाहर जाके मीडिया के सामने बताएंगे या बताते रहते हैं कि हम गुपकार डिक्लेरेशन, लेकिन अंदर जो वर्कर्स मीटिंग होती है, आज भी वर्कर्स मीटिंग हुई, ना गुपकार डिक्लेरेशन का नाम सुना गया, न 370 को कहीं चर्चा में लाया गया, और ना ही ऑटोनॉमी या सेल्फ रूल या जितने भी इनके फार्मूले थे उन पे कहीं बात हुई। आज सिर्फ अगर अभी तक की कहें तो एक शख्स की तकरीर है जिसमें कहीं न कहीं लोगों की जज्बात जो हम कहते हैं, जो कश्मीरी कहते हैं हमारे सेंटिमेंट्स हैं, उनके हवाले से कहीं बात की गई। सनम जानना चाहूंगा, क्योंकि लोगों की
के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी भी मौजूद हैं कि शायद PDP 370 की बहाली को लेकर एक सख्त मौक़िफ़ जो है इख्तियार की हुई है, और शायद यही वजह है कि PDP सदर महबूबा मुफ्ती को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। क्या वो सख्त मौक़िफ़ का इजहार आज कहीं पर नजर आया? देखिए, सवाल पहले से लेके आखिर तक यही था कि क्या कहीं न कहीं जो एक यूं कहें तो बात की जाती है कि यहाँ पे PDP को ही टारगेट किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो जिस तरह लोग बता रहे हैं कि या PDP के लोग बता रहे हैं हमें ही टारगेट किया जाता है, हमें नजरबंद रखा जा रहा है। नजरबंदी वगैरह टारगेट वो अलग सी बात है, लेकिन अब तक की 3 मीटिंग्स हुई, आज की तीसरी मीटिंग में भी कुछ ऐसा नहीं आया, कुछ कंक्रीट नहीं आया। हाँ, शुरुआत है, अब ये शुरुआत है। इनके कुछ लोगों का कहना था कि हमें खौफ है, डर है, आज भी वो डर की वजह से हम खुल के बात नहीं कर सकते। वो हो सकता है वो चीजें हो खुल के उस वजह से बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ओवरऑल ये भी देखने को मिल सकता है कि अभी जो बड़े लीडर हैं पार्टी के, जो सेकंड लाइन पे बड़े लीडर हैं, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर के हैं या साउथ कश्मीर के, वो भी आज की मीटिंग से भी तकरीबन दूर ही रहे। तो माना जा सकता है, साफ यही लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि अभी ये सिर्फ कही जाने वाली बातें हैं, प्रैक्टिकली कुछ अभी तक नजर नहीं आया है। चले सनम, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी फराहम करने के लिए, क्योंकि PDP हेडक्वार्टर पे जो आज मीटिंग हुई थी, सबकी नज़रें इस मीटिंग में मरकूज थी कि शायद कोई कंक्रीट जो है लाहेअमल जो यहाँ पर मुरतब किया जाएगा और वो सामने आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया। लेकिन यही हम कह सकते हैं कि फ़िलहाल PDP की ये शुरुआती मीटिंग थी और पहली ऑफिशियल मीटिंग थी। इससे पहले यूथ की मीटिंग हुई है, लेकिन अब आज की मीटिंग में पहली बार जो है सीनियर लीडरान भी इस मंच पे यहाँ पर नजर आए। हालांकि सनम का मानना है कि नॉर्थ और साउथ से बहुत कम लीडरान थे, हालांकि नॉर्थ में ज़्यादा कुछ PDP का रहा नहीं। जो बेशतर लीडरान थे, चाहे वो जावेद हसन बेग थे या दिलावर मीर था या और भी कुछ लीडरान थे, वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं। लेकिन नॉर्थ कश्मीर से हमने सफीना बेग को देखा जो कि मंच पर मौजूद थी। सेंट्रल कश्मीर से आसिया नकाश भी आज थी, और इसके साथ साथ सेंट्रल या बडगाम से भी PDP के जो नुमाइंदगान है वो आज यहाँ पर नजर आए। लेकिन इसके साथ ही आज यहाँ पर कुछ PDP लीडरान ने जहाँ तकारीर की और मीडिया से भी बात की, उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। कि महबूबा जी की गिरफ्तारी, उनको कैद बंद में रखना पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के काडर के लिए किसी भी सूरत में कमजोरी की बाइस नहीं है। दैट्स ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अस। हमारे लिए महबूबा जी का बंद होना भी एक ताकत का जरिया है। हम ये समझते हैं कि पूरा हिंदुस्तान जो है, इस वक्त की हुकूमत जो है, साहिब इख्तिदार जो है, वो अगर खाइफ हैं, अगर वो डरे हुए हैं, अगर वो समझते हैं कि लोगों की बात करने वाला कोई है, तो एक बियॉन्ड डाउट साबित हो चुका है कि वो महबूबा मुफ्ती है। एंड एवरी पासिंग डे दे आर एक्नॉलेजिंग बाय एक्सटेंडिंग हर अरेस्ट। उसका पैसे बढ़ाना इस बात का एतराफ़ है भारतीय जनता पार्टी का कि महबूबा मुफ्ती यहाँ के लोगों के दिलों की धड़कन है। वो जब भी आएगी तो लोगों के जज्बात की सही तरीन तर्जुमानी उसकी होगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का बुनियादी नस्ब प्लान जो है वो है एक बहुत बड़ा हॉराइजन, एक बहुत बड़ा विजनरी डॉक्यूमेंट हमारा है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, जम्मू कश्मीर में अमन का गहवारा बने। ये आप हमारी बेसिक रेजोल्यूशन को देख लीजिए। हमारा बेसिक रेजोल्यूशन किसी इबहाम पे, किसी ढकोसले पे नहीं है, एक पुख्ता सोच पे है जिसपे वर्ल्ड के जो बड़े बड़े कायदीन है, बड़े बड़े सियासी सोच रखने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान के भी और पाकिस्तान के भी, उन लोगों ने एक्नॉलेज किया है कि अगर दोनों मुल्कों को, भारत और पाकिस्तान को, जम्मू कश्मीर की रियासत के लोगों को, जो 3 स्टेक होल्डर्स है, तीनों को एक मेज पे लाना होगा, तीनों के साथ नेगोशिएशन करनी होगी। आज आप देख रहे हैं हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज चाइना के साथ बात कर रहा है, इवन ड्यूरिंग द एग्रेशन ऑफ चाइना, जबकि चाइना हमारे सामने खड़ा हो गया तोफंग लेके। हम फिर भी बार बार करें, हम बात करेंगे, हम बातचीत से मसला हल करेंगे। तो व्हाट इज रॉन्ग व्हेन वी आस्क दैट द सेम यार्डस्टिक बी अप्लाइड विद द कश्मीरीज एंड द इशू ऑफ द कश्मीर, चाहे वो पाकिस्तान का स्टेक होल्डर है, जम्मू कश्मीर के लोग स्टेक होल्डर है, एंड इवन चाइना भी अब स्टेक होल्डर है। चले नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में अब सियासत के बाद बात करते हैं एजुकेशन की। महकमा एजुकेशन का फरमान कि 50% के करीब स्कूल्स में अब जो है बच्चे शिरकत करेंगे, यानी 50% से ज़्यादा एक ही स्कूल में बच्चे क्लासेस में नहीं रह सकते हैं, यानी अटेंडेंस 50% ही होगी। और उसके साथ साथ ये भी कहना था कि 9वीं से 12वीं तक ये क्लासेस जो है शुरू होंगे, और इसमें एक अहम बात ये भी रखी गई थी कि पेरेंट्स की कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। यानी ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने जो ये बाल है ये अब कहीं ना कहीं उन्होंने पेरेंट्स यानी पब्लिक के कोर्ट में ही डाल दी है, उन्हीं के कोर्ट में फेंक दी है, और अब वो उन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इस बाल को खेलें। क्योंकि
अपनी जिम्मेदारियों से महकमा एजुकेशन दूर भागता नजर आ रहा है, क्योंकि आज जो स्कूल खुले और यहाँ पर जो हाजिरी देखी वो 50% किसी भी स्कूल में तकरीबन यहाँ पर नजर नहीं आई। यानी पेरेंट्स के साथ भी जब हमारी टीमों ने बात की, नॉर्थ से लेकर साउथ, साउथ से लेकर सेंट्रल कश्मीर के अलग अलग स्कूल्स में जाकर, और वहाँ पर बच्चों के साथ भी बात हुई है हमारी कैमरा टीम्स की, और उसके साथ साथ उनके पेरेंट्स के साथ भी बात हुई है। हमारे साथी इरफान फाजिल ने भी कई स्कूलों का दौरा किया और वहाँ की सूरत हाल वहाँ पर उन्होंने देखी है। कुल मिलाकर बच्चों का, पेरेंट्स का और हमारे नुमाइंदों का ये भी मानना है कि स्कूलों में हाजिरी बहुत कम थी, यानी जो सरकार ने अंदाज़ा किया था या जो कुछ सरकार ने क्राइटेरिया रखा था उससे बहुत कम, और पेरेंट्स और बच्चे भी कोरोना वायरस के थ्रेट से भागते ही नजर आए और उनका मानना था कि ये फैसला किसी भी तौर पर सही नहीं है। ताहम अलग अलग इलाकों में जाकर हमारे नुमाइंदों ने जो बात की और उसके साथ स्कूलों का जो सूरत हाल था वो हम विजुअल्स के जरिए आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ बात करने के बाद उन्होंने क्या कहा आइए देखते हैं। हफ्ते में एक दिन इन लोगों ने जो मतलब खुला रखा है स्कूल, उससे हम पे तो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, और हमारी स्टडी, कश्मीर के सारे स्टूडेंट्स की स्टडीज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुकी है। जैसा कि हम सबको पता है अगस्त से हमारा मतलब स्कूल बंद है। अब जो ये हफ्ते में एक दिन स्कूल खुला है, इससे मुझे लगता है कि सभी बच्चे, मेडिकल के, नॉन मेड के सभी बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, और मतलब इससे कोई फ़ायदा भी नहीं हमें मिल रहा है। जो ऑनलाइन क्लासेस हमें और 2G स्पीड पे हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उससे हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस है हमें उसमें कुछ ज़्यादा समझ भी नहीं आता है, और ऐसे एग्ज़ाम्स रख दिए, मतलब ये सारा बर्डन है स्टूडेंट्स पे। हमारे स्कूल से हमारी प्रिंसिपल मैम ने सारे स्कूल को सैनिटाइज़ किया है बच्चों के लिए, तो बच्चों को भी अपने मास्क हम चेक करेंगे, उनके मास्क लगा के हैं, सैनिटाइज़र साथ है, हैंड वॉश करा देंगे। तो इनके ऑफलाइन क्लासेस आज से लग रहे हैं। जिस बच्चे को प्रॉब्लम होगी, सारा स्टाफ आया हुआ है तो वो हम देख लेंगे। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से प्रिंसिपल मैम ने एक फॉर्म बनाया है, इंडिमिनिटी फॉर्म, तो वो पेरेंटल कंसेंट है, तो वो हमने प्रिंट आउट कराए, सारे बच्चों ने वो डाउनलोड किए। तो जिस बच्चे के पास वो फॉर्म होगा वही फॉर्म हम चेक करके उनको गेट से एंटर होने देंगे, और मार्क्स वगैरह वो हम चेक कर लेंगे। हमने इसके लिए रोस्टर बनाया है प्रिंसिपल मैम ने, जो टीचर कंसर्न है वो सारे लोग हम लोग देख लेंगे। हम अपना 100% दे देंगे कि बच्चे सेफ हो जाए, क्योंकि शाम को इनको वापस अपनी फैमिलीज में घर जाना है, और बच्चों को भी देखना है कि हम अपने आप को कैसे सेफ करेंगे, क्योंकि ये सारा कुछ पेरेंटल कंसर्न पे हुआ है। जी जी। कोविड-19 का कहर जारी है और वादी कश्मीर में आज स्कूल भी खुले, और स्कूलों के साथ साथ हमने देखा कि बच्चों की हाजिरी जो है वो बहुत कम है। एक जानिब अगर वजीर दाखिला की बात करें तो उनका बयान आया था कि कश्मीर में स्कूल खुलने चाहिए, और स्कूल के साथ साथ यहाँ जो कंसेंट है वो पेरेंट का ही होगा, यानी रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा है। मगर यहाँ पर अगर स्कूल खुलेंगे तो 50% टीचर्स की हाजिरी रहेगी, रेगुलर क्लास वर्क तो नहीं होगा, मगर अगर पेरेंट जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता है तो वो अपनी रिस्क पर उसे भेज सकता है। और आज स्कूल जब हम गए, हमने देखा कि वहां पे कुछ बच्चों की हाजिरी थी और कुछ बच्चे जो है वो डरे हुए थे। उनका यह भी मानना है कि एक साइड से अगर देखा जाए कोरोना वायरस की जो जंग है वो जारी है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ रेट भी बढ़ रहा है, और इस बीच स्कूलों का खोलना सही नहीं है। मगर दूसरे जानिब हमने ये भी देखा कि कंसेंट एक फॉर्म मिलेगा और उस पर पेरेंट खुद अटेस्ट करके बच्चों को स्कूल भेजेगा, अपने रिस्क पर भेजेगा, क्योंकि एक जानिब अगर देखा जाए एजुकेशन का नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है, मगर दूसरे साइड से क्या इस वक्त सही ढंग से स्कूल खोलने की इजाज़त, क्या ये सही एक डिसीजन है? ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो लगातार जी हाँ दिखाई दे रहा है और केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच हमने देखा, कुछ बच्चों से बात भी कि उनका मानना है कि ऑनलाइन अगर पढ़ाया जाता, मगर ऑनलाइन के साथ साथ 2G सर्विसेज कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई। अब जब स्कूलों की दस्तक हमने देखी, मगर कह सकते हैं 100 में से 10 ही बच्चे आज क्लासरूम में अपनी हाजिरी के साथ मौजूद थे। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सैयद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर कश्मीर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी। अब बात करते हैं नौगाम इलाके की, और नौगाम में आज सुबह सुबह ही हमने देखा कि CRPF पर हमला हुआ है, यानी कि जो आरोपी पार्टी थी CRPF की, उन पर यह हमला किया गया है, गोलियां उन पर चलाई गई हैं। ताहम इस हमले में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर है कि काफ़ी हाइपर सेंसिटिव एरिया ये बन चुका है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि बाईपास पर कई जगह पर इससे पहले भी पुलिस अधिकारियों पर हमले हुए हैं, और आज CRPF पे हमला हुआ है। और इस हमले के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने पूरे इलाके को मुहसरे में लिया और
तलाशी कार्रवाई भी शुरू की और जो हमलावर थे, जो मुश्तबे मिलिटेंट थे, उनकी तलाश भी जारी रखी हुई है। सर्विलेंस से लेकर जो इलाके की गश्त है वो बढ़ा दी गई है। इस तरह से अभी तक इस हवाले से कोई भी जो है पेशरफ्त फोर्सेस को भी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो आज हमला हुआ है इसमें कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। नाज़रीन किराम, आप जानते ही हैं कि जो जंगलात है वो सब सोना है और वो जम्मू कश्मीर के माहौलियाती एक प्रोटेक्शन है, लेकिन कुछ खुद गर्ज अनासर जो हैं इस जंगल की लूट में अभी भी लगे हुए हैं, ये जानते हुए भी कि जंगलात जो है वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए भी ज़रूरी है, वो हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है, वो हमारे समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ वो कानून की बालादस्ती के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसे अफराद जो कि स्मगलिंग करते हैं ऐसी इमारती लकड़ी की, जो कि गैर कानूनी तौर पर जंगलों से काटी जाती है, और इस पर अगरचे पहले से ही कोर्ट और उसके साथ साथ कानून ने भी पाबंदी आयद की हुई है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। आज हिस्सीपुरा चाडूरा में महकमा जंगलात के लोगों ने एक कारनामा जो है वो अंजाम दिया। कारनामा ये था कि 32 स्क्वायर फीट जो इमारती लकड़ी गैर कानूनी तौर पर जंगल का कटाव करके लाई जा रही थी, वो बेची जा रही थी, वो यहाँ पर पकड़ी गई है। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदार हैं उनके साथ जब हमारे साथी मलिक जाहिद ने बात की तो उन्हें यही बताया गया कि 3 घोड़ों पर जो सवार या लदी हुई ये लकड़ी थी और उसके साथ साथ ये इमारती लकड़ी जंगल से गैर कानूनी तौर पर काटी गई थी और उसके बाद हिस्सीपुरा में जो है ये घोड़े पकड़े गए हैं। लेकिन जो घोड़ों पर लकड़ी थी वो जब्त की गई है, लेकिन 2 घोड़े और 2 जो घोड़े बांध थे वो यहाँ से फरार होने में कामयाब हुए। एक घोड़े को भी यहाँ से जो है पकड़ा गया और साथ ही साथ जो उसका चलाने वाला था, जो उसके साथ शख्स था, वो भी भाग गया है, लेकिन उसकी शनाख्त उन्होंने की हुई है। उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए क्या कहा, मजीद आइए देखते हैं। कल 20 सितंबर 2020 को हमें लेट नाइट में डीएफओ साहब की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आ गई कि कुछ घोड़े यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ रेंज ऑफिस चाडूरा से लेके हम रेंजर साहब और बाकी जो स्टाफ है वहाँ पे हम गए। हमने इसी पूरा जो अवनपुरा है वहाँ पे एक नाका लगाया और इस दौरान जब रात के 4 बजे घोड़े वहाँ से आ गए तो हम घोड़ों की तरफ भागे तो वहाँ पे जो 2 घोड़े वाले घोड़े समेत भाग जाने में कामयाब हो गए और हम वहाँ पे ये एक घोड़ा और जो बाकी लकड़ी आप देख रहे हैं 3 घोड़ों की लकड़ी जो है वो हम जब्त करने में कामयाब हो गए। लेकिन जो ये बंदा भी इसमें जो इस घोड़े वाले का मालिक था वो वहाँ से भाग जाने में कामयाब हो गया वो भी, लेकिन हम उसकी शिनाख्त करने में कामयाब हो गए। उसकी शनाख्त है हाशिम रैना, वो हिस्सीपुरा का रहने वाला है। तो जो लकड़ी है वो इसमें 6 फाड़े हैं, ये 32 फुट के बराबर है। तो अभी हम इसके नस्बत पुलिस स्टेशन चाडूरा में एफआईआर लॉन्च करने जा रहे हैं। नाज़रीन, अब एहतजाजों के सिलसिले की बात करते हैं। आज एहतजाजी मुजाहरा पहले श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज के बाहर हुआ था और ये मेडिकल असिस्टेंट्स जो कैंडिडेट्स है या मेडिकल असिस्टेंट कोर्स जिन्होंने किया हुआ है उन्होंने किया था, लेकिन वहाँ पर मेडिकल कॉलेज के बाहर उन्हें एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद उन्होंने ये एहतजाजी मुजाहरा आज श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में किया। और एहतजाजी मुजाहिरीन यही कहते थे कि अगरचे उन्होंने कोर्स साबिका जो कानून था 370 जम्मू कश्मीर के अंदर उस दौरान किया था, तब इस कानून को बाज़ाब्ता तौर पर रिकग्नाइजेशन भी मिल रही थी, उन्हें रजिस्ट्रेशन फार्मेसी के लिए भी मिल रही थी और उसके साथ साथ उनके लिए बाज़ाब्ता पोस्ट निकलते थे। लेकिन उसके बाद काउंसिल भी बदला, कानून भी बदले और आज के कानून के मुताबिक वो कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी वो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं है। ना ही वो जो है फार्मेसी के लिए रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकते हैं, ना ही वो कहीं पर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनकी डिग्री जो है, उनका कोर्स जो है वो एलिजिबल नहीं है। इस वजह से उन्होंने सरकार से काफ़ी वक्त से ये एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुतालबा किया कि उनकी डिमांड सुनी जाए और उनके हक में 1 टाइम रिलैक्सेशन दी जाए। और 1 टाइम रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि आगे से ये कोर्स अगर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सरकार को तो वो ना करे, लेकिन जिन्होंने किया है उन्हें कहीं ना कहीं कंसिडरेशन में लिया जाए, उन्हें ये बोनस जो है दिया जाना चाहिए, उन्हें ये बेनिफिट दिया जाना चाहिए कि वो फार्मेसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी वजह से आज उन्हें एक बार फिर श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में आकर
एहतजाजी मुजाहरा किया। बिफोर द एब्रोगेट ऑफ 370 यहाँ पे स्टेट फार्मेसी थी। अंडर द स्टेट फार्मेसी काउंसिल मेडिकल असिस्टेंट्स को करार दिया जाता था रजिस्ट्रेशन के लिए, जॉब के लिए भी, और जो ड्रग लाइसेंस है उसके लिए भी। जब से 370 एब्रोगेट हुआ तब से लेकर आज तक मेडिकल असिस्टेंट परेशान है, न उनकी बात कोई सुन रहा है। ये 20,000 स्टूडेंट का कैरियर का मसला है, ये तो या 10 या 20 स्टूडेंट्स का कैरियर का मसला नहीं है। हमने कई बार मुतालबा किया है एडमिनिस्ट्रेशन से, मगर उनकी तरफ से हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। हम बहुत से एडमिनिस्ट्रेशन जो फार्मेसी को डील कर रहे हैं, मगर उनकी तरफ से हमें कोई रजिस्ट्रेशन, कोई दान ही नहीं दे रहे हमारी तरफ। हमने एलजी साहब को भी एडवाइस रिक्वेस्ट की, मेमोरेंडम्स भेजे, जो एडवाइजर साहब है उनको भी मेमोरेंडम्स भेजे, मगर उनकी तरफ से हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। डिमांड्स है हमें वन टाइम रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। वन टाइम रिलैक्सेशन क्या है? हमें रजिस्ट्रेशन भी दी जाए, जॉब भी दी जाए, और जो लाइसेंस है जो पिछली बैच को मिलती थी वो भी हमें दिया जाए। इसमें हमें वन टाइम रिलैक्सेशन है। ये 20,000 स्टूडेंट्स नहीं है बल्कि 20,000 फैमिलियां हैं। इनमें बेशतर गरीब बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जो ऑलमोस्ट पुअर फैमिली। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में ही आज एसआरटीसी के उन मुलाजमीन के बच्चों ने या उनके लवाहिकीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया जो एसआरटीसी में रहकर हादसाती तौर पर जाम बहक हुए थे या किसी हादसे में जाम बहक हुए थे। उनके ही लवाहिकीन ने आज एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान उन्होंने यही मुतालबा किया कि SRO 43 को उनके हक में जो है लागू किया जाए ताकि उन्हें उसके फ़वाइद या जो उसके बेनिफिट्स है वो मिल सके। SRO 43 वाला हमारे सारे जो है पेरेंट्स जो है गुजर चुके हैं सर। हम JK SRTC में हमारे केसेस पेंडिंग है सर। हम सारे यहाँ पर मिलकर आए हुए हैं क्योंकि आज तक हमने जो है बहुत दरवाजा खटखटाया इन लोगों का, लेकिन ये टेस्ट से मस नहीं हो रहे वहाँ पर सर। आज कल परसों ऐसा ही कह रहे हैं। आज हमारी एजें इतनी अब निकल चुकी हैं सर कि आप देखिए हमारे में कितने मतलब हाई एजेड लोग हैं जिनका अब जॉब करना मुश्किल है। तो ये इन लोगों को सोचना चाहिए कि हम भी इस मतलब नेशन के यूथ है ना सर, हमारे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अगर ये लोग हमारी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, हमारी जो है एजुकेशन या बाकी चीज को नहीं समझेंगे, तो ये तो सर नाइंसाफी है ना सर। हम यहाँ पर इसलिए खड़े हुए हैं सर, हम गवर्नर साहब से या SRTC कमिश्नर साहब है या MD साहब से आपकी वसादत से हम उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि सर हमारी ये जो SRO 43 केसेस है इनको जो है जल्द अज जल्द जो है वागुजार करें। नाज़रीन, उड़ी के यानी बोनियार इलाके में दारा कुंजन और उसके साथ साथ ददरन 2 इलाके हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि वो बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात से ही महरूम है। उनका मानना है कि जो सड़क है उसकी हालत काफ़ी खस्ता है और जो पानी पी रहे हैं वो काफ़ी गंदा है, और बिजली के साथ साथ यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट भी नहीं है, यानी कोई डिस्पेंसरी भी यहाँ पर नहीं है, कोई PHC भी यहाँ पर नहीं है। आज तक सिर्फ वादे दिलाए गए, वादे किए गए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं किया गया है। आज उन्होंने हमारे साथी इरशाद भट्ट के साथ बात की और अपनी शिकायत का इजहार कुछ इस तरह किया। हेल्थ तो इधर है ही नहीं जी, हेल्थ का तो इधर कहीं नाम निशान ही नहीं है। ये अब खुदा के भरोसे पर बैठते हैं लोग। हेल्थ में हमने जाना पड़ता है बुनियार में सर, यहाँ कोई उसके लिए हमें कोई सहायता नहीं है जी। तो अब रह गई दूसरी बात पानी की। पानी तो साहब, पानी का तो वो आप देखें खुद, आप ये कैमरा ले जाए और खुद उसको वीडियोग्राफी करें और आप खुद देखें। हम पानी वो सड़ा हुआ, पैपू में जो पानी आता है वो सड़ा हुआ है, ना कहीं फिल्ट्रेशन प्लांट है ना कहीं कुछ है। तो इसलिए हम बड़े बिछड़े हुए हैं, हमारी कोई आवाज़ सुनता भी नहीं है। अब रह गया साहब ये बुनियार से ये दुदरन के लिए ये रोड है दुदरन का, आप बाड़न टू दुदरन, आप इसको भी देखें, आज खुद ही मौका करें कि इस पर क्या इन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी की है। और देखें आप कि इस पर ये इन्होंने मैग्डम डाला है, आप देखते रहे कि ये कैसा है। तो आपकी वसादत से ये आला हुकाम तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए, क्यों हम यहाँ के बिछड़े हुए लोग हैं। ये बॉर्डर एरिया है साहब, हमें बड़ी दिक्कत और मुसीबत होती है। एक बार फिर शहर श्रीनगर का ही जिक्र करते हैं, चूंकि शहर श्रीनगर पर सबकी नज़र रहती है, लेकिन यहाँ पर भी जब लोग बुनियादी सहूलियत से महरूम हो गए तो फिर क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि सरकार पूरी तरह से उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ये रावतपुरा जो है बागात बरजुला का इलाका है, एक छोटा सा मोहल्ला है, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ से जो रास्ता गुजर रहा है इसकी मैग्नेटाइजेशन नहीं हो रही है, बल्कि इस रास्ते की हालत काफ़ी खस्ता है। इतना ही नहीं, उनका मानना है कि काफ़ी मिन्नत समाजत के बाद उन्होंने जो मुत्तलिका हुकाम है
उनसे अपील की थी कि यहाँ पर एक ड्रेनेज जो है वो तामीर की जाए, लेकिन यहाँ पर ड्रेनेज के नाम पर मजाक किया गया, कि छोटी सी नाली बनाई गई और इसे ड्रेनेज का नाम दिया गया है, मकामी लोगों का मानना है। हमारी टीम के साथ बात करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। एक्चुअली हमारा ये मुतालबा था कि यहाँ 40 साल हुए हमें यहाँ रहते हुए, और तकरीबन 30 साल से यहाँ से कोई एक आप बोलेंगे मैगडामाइजेशन कभी हुई है, कभी नहीं हुई है। रीज़न ये है कि जब हमने रिक्वेस्ट की थी तो इन्होंने कहा था यहाँ से हमें ड्रेनेज कराना है। ड्रेनेज के लिए हमने वेट किया 2 साल, तो वो भी नहीं हुई। फिर हमने इनको बोला टिल देन आप थोड़ा सा मैगडामाइजेशन यहाँ से करिए, सो दैट कि यहाँ से देखिए आप कितने गड्ढे हैं। ये तो अभी समर चल रहा है, लेकिन आप विंटर में यहाँ पे आइए, आप देखिए यहाँ पे कितने गड्ढे हैं। फिर उन्होंने देखिए क्या ड्रेनेज बनाई थी, ये बिल्कुल यूजलेस है। और उसके बाद भी इन्होंने कहा था कि हम मैगडामाइजेशन करेंगे, लेकिन इन्होंने यहाँ कोई मैगडामाइजेशन नहीं की। तो अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, इस टाइम हर साइड से मैगडामाइजेशन हो रही है, तो प्लीज़ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से भी कुछ मैगडामाइजेशन अगर होगी तो हमें काफ़ी राहत मिलती। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को यह प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे